नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। बहुत स्वागत है, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। सबसे पहले बात देहरादून से बड़ी खबर की, जहां पर आज बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग होने जा रही है और राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ये मीटिंग लेंगे और बैठक में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी की रूपरेखा तैयार की जाएगी और इसके साथ ही 6 महीने का एजेंडा भी तय किया जाएगा। इसके साथ ही बीएल संतोष अलग अलग कई मीटिंगों में आज शामिल होने वाले हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण आज की ये मीटिंग मानी जा रही है। अगले 6 महीने का उत्तराखंड बीजेपी का क्या एजेंडा रहेगा, ये तय किया जाएगा। चलिए सीधा रुख करते हैं। भारती सकलानी देहरादून से हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी के लिए। भारती, आज की मीटिंग काफी महत्वपूर्ण है। बीजेपी लगातार 24 को ध्यान में रखते हुए खुद को मजबूत करने में जुटी है। संगठन को कैसे और ज्यादा बेहतर बनाया जाए और जो कमियां हैं उनसे कैसे दूर उनको कैसे दूर किया जाए, ये बीजेपी कोशिश कर रही है। लेकिन आज की जो बैठक है, कितने बजे बैठक होगी, क्या जानकारी? 3:40 पर आ जाएंगे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष। और सबसे पहले ये कार्यक्रम है उनका कि वो बीजेपी ऑफिस जाएंगे। उसके बाद एक निजी होटल में बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों की मीटिंग बुलाई गई है। कोर कमेटी की मीटिंग भी होने जा रही है आज ही। तो आज और कल 2 दिन बीएल संतोष देहरादून में रहने वाले हैं और दोनों दिन उनका मीटिंग का कार्यक्रम है। आज सबसे पहले वो प्रदेश पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करने जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि क्या कुछ लूप होल्स है, पार्टी को किस तरीके से मजबूती प्रदान की जाए, क्या कुछ महाजनसंपर्क अभियान के तहत जो फीडबैक मिला उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत होगी ही और पूरा अगर हम कहें देहरादून शहर पार्ट दिया गया है इस मीटिंग को लेकर। बीजेपी ने जगह जगह पर पोस्टर्स लगाए हुए हैं बीजेपी के द्वारा और इस मीटिंग में अगले 6 महीने का एजेंडा बीजेपी सेट करने वाली है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर क्या कुछ बीजेपी की प्लानिंग है यह आज इस मीटिंग में तय होगा। कल मोर्चों के साथ बैठक होने वाली है। मोर्चों के जो भी अध्यक्ष होंगे, प्रदेश बीजेपी की जो मीडिया है सेल, उसके साथ भी मीटिंग होने जा रही है। कैसे जनता तक पहुंचाई जाए बातों को, जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जो भी प्रदेश सरकार ने काम किए हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए क्या कुछ एजेंडा रहेगा, ये सब कुछ इस मीटिंग में तय होगा। उत्तराखंड बीजेपी के क्या बड़े नेता भी मौजूद रहने वाले हैं भारतीय, और अगर मौजूद रहेगा तो कौन कौन मौजूद रहेगा इस मीटिंग में? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे ही, इसके अलावा संगठन के तमाम नेता यहां पर मौजूद रहने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया, प्रदेश पदाधिकारियों को इसमें बुलाया गया है। जो सीनियर लीडर्स हैं वो इसमें शामिल रहने वाले हैं और यही तय होगा कि आगे बीजेपी कैसे काम करे। इन तमाम नेताओं के बीच में मंथन यहां पर किया जाएगा, किसको क्या जिम्मेदारी मिलने जा रही है। जैसे आपको याद होगा कि दिल्ली में जो मीटिंग हुई उसमें यह कह दिया गया सांसदों को कि वो क्षेत्रों में जाएंगे, वहां पर जनता के बीच में रहेंगे, रात्रि प्रवास भी वो वहां पर करेंगे। तो इन तमाम बातों को लेकर भी डिस्कशन होगा, कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, कब से इंप्लीमेंट किया जाए और क्या रूपरेखा आगे बीजेपी अपनाने वाली है। ठीक है भारती, विस्तार से आपने जानकारी दी। आप नजर बनाए रखिएगा, मीटिंग को लेकर हर अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और अब बात करेंगे सबसे बड़ी खबर की। चमोली हादसे की रिपोर्ट के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दे दिया है। सीएम धामी ने कहा है कि मजिस्ट्रेट जांच के बाद बड़ा एक्शन यहां पर लिया जा रहा है। सीएम ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया है, उन्हें जेल भेजा गया है और जिम्मेदारी तय करते हुए सख्त एक्शन लिया जा रहा है। चमोली में सीवेज प्लांट हुए करंट हादसे के बाद अब मजिस्ट्रेट जांच की रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में साफ तौर पर खुलासा हुआ है कि सुरक्षा मानकों की भारी अनदेखी यहां पर की गई है और इसकी वजह से अब विभागों में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं दिख रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि रिपोर्ट में संबंधित कंपनी से एसटीपी का काम वापस लेने की सिफारिश की गई। आरोपी कंपनी से प्लांट का काम पूरा न होने के बाद वापस लेने की सिफारिश की गई है और इस हादसे में 16 लोगों की मौत हुई थी। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। नैनीताल की बात करते हैं। अवैध फड़ों पर चलेगा डंडा, तो वहीं नैनीताल के विभिन्न इलाकों में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की जाएगी। बीडी पांडे के पास शहर के तलीताल में अवैध मकानों पर प्रशासन अब सख्त दिखाई दे रहा है और सूखाताल में भी अभी 40 अवैध मकानों पर कार्रवाई लंबित है। वहीं हाईकोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर की जद में है हल्द्वानी नैनीताल रोड, जिस पर वन भूमि और राजमार्ग में कई दुकान और मकान हैं। इसके साथ ही कालाढूंगी रोड और भवाली रोड समेत जिले के पदमपुरी, रामगढ़, मुक्तेश्वर समेत तराई के इलाके भी जद में हैं।
आगे बढ़ते हैं। नेशनल हाईवे 58 के चौड़ीकरण में बाधा बन रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए अभियान जारी है। कल हरिद्वार के भूपतवाला क्षेत्र में एक मंदिर को हटाया गया। जिला प्रशासन और NHAI के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मंदिर प्रबंधन को समझा बुझाकर मंदिर को हटाने की कार्रवाई की। इस क्षेत्र में नेशनल हाईवे के फ्लाईओवर का काम चल रहा है। मंदिर प्रबंधन को काफी वक्त देने के बाद मुआवजा दे दिया गया है और बावजूद इसके कई नोटिस देने के बाद भी मंदिर को यहां से नहीं हटाया जा रहा था। बिल्केश्वर आश्रम का वो आश्रम के प्रतिनिधियों के द्वारा अभी तक रिमूव नहीं किया गया था, जिससे कि जो हमारा फ्लाईओवर बन रहा है उसको बनाने में प्रॉब्लम आ रही थी और साइड का जो एक ड्रेनेज बनना था वो भी नहीं बन पा रहा था। तो उसी क्रम में 2 दिन पहले आश्रम के प्रतिनिधियों से भी वार्ता की गई थी और रिक्वेस्ट भी किया गया था कि इसको इमीडिएटली खुद रिमूव कर दें। तो फिर उनके सहयोग से आज उसको रिमूव करने की कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा से अन्य महानगरों को बसों के संचालन को लेकर अंतर्राज्यीय बस अड्डे का निर्माण किया गया। जल्दी ही बसों का संचालन नए अड्डे से होने लगेगा। नए महानगरों को बसों के संचालन की जगह पुरानी ही 4 सेवाओं को निगम ने चालक और परिचालकों की कमी से बंद कर दिया है, जिससे रोजाना निगम को लाखों का नुकसान हो रहा है। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा से अन्य महानगरों को बसों के संचालन को लेकर अंतर्राज्यीय बस अड्डे का निर्माण किया गया। जल्दी ही बसों का संचालन भी नए अड्डे से होने लगेगा। नए महानगरों को बसों के संचालन की जगह पुरानी ही 4 सेवाओं को निगम ने चालक और परिचालकों की कमी से बंद कर दिया है, जिससे रोजाना निगम को लाखों का नुकसान हो रहा है। हमारी इस समय 14 सेवाएं संचालन में हैं। अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा भी शिफ्ट होने में समय है। शिफ्ट होने के बाद नई सेवाओं का प्रपोजल मुख्यालय को भेजा जाएगा, नई वाहनें प्राप्त की जाएंगी। नए कहाँ की संभावना? संभावना यही है, लखनऊ, कानपुर, आगरा, मैदानी मार्ग में की ही संभावना है। और जो हमारी बसों की आयु सीमा पूरी हो गई थी, नई बसों को अभी क्रय करना था, वो ना क्रय करके, तो ये बड़े दुख का विषय है और इससे कहीं ना कहीं जनता भी प्रभावित हो रही है और इससे पूरे पहाड़ के अंदर यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। विकासनगर में कालसी क्षेत्र के कोटी इच्छाछड़ी में देर रात सेब से लदा हुआ पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गया। एक शख्स की मौके पर की मौत हो गई है और बताया जा रहा है कि पिकअप गाड़ी हिमाचल के नेहरवा के रहने वाले लोग थे जिनकी ये गाड़ी थी और सड़क खराब होने के चलते पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। सूचना के बाद पहुंची SDRF की टीम ने शव को निकालकर पुलिस को सुपुर्द कर दिया। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। विभाग ने देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और चमोली में तेज बारिश को लेकर यहां पर अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रदेश में कई जगहों पर हल्की बारिश भी हो सकती है। मध्यम बारिश का भी पूर्वानुमान है। साथ ही पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की भी आशंका जताई गई है। मौसम साफ बना हुआ है, धूप भी खिली हुई है, लेकिन मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान है कि देहरादून समेत हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली ये वो जिले रहेंगे जहां पर तेज बारिश हो सकती है। येलो अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से हल्की से मध्यम बारिश का जताया गया है। कहीं कहीं पर तेज बारिश की संभावनाएं भी जताई गई है। 48 घंटे के लिए मौसम विज्ञान केंद्र का ये कहना है कि तेज बारिश प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से कई जगह पर परेशानियां भी आ सकती हैं, जैसे लैंडस्लाइड हो सकता है, कई जगह पर रोड ब्लॉक हो सकती है इस बारिश की वजह से, इसलिए सतर्क रहें। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी, उनियाल। उत्तरकाशी में देर शाम एक गाय गंगा नदी में बहकर आने की वजह से चुंगी के किनारे अटक गई और सूचना स्थानीय लोगों ने आपदा कंट्रोल विभाग को दी, जिसके बाद NDRF के जवान उस जगह पर रस्सियों के सहारे उतरकर पहुंचे, जिसके बाद जवानों द्वारा गाय को कठिन हालातों में रेस्क्यू किया गया है और यही वजह है कि जान गाय की बच सकी। दरअसल गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से गाय फंसी हुई थी, बहने का खतरा बना हुआ था, जिसके चलते NDRF की टीम ने समय रहते रेस्क्यू किया। उत्तरकाशी में मलबा आने से गंगोत्री हाईवे बंद हो गया है। डबरानी के पास हाईवे पर पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर गिरे हैं। सड़क बंद होने से जाम में फंसे हुए यात्री और स्थानीय लोग। BRO की टीम हाईवे खोलने में जुटी हुई है।
चमोली में लगातार आफत की बारिश हो रही है। ग्रामीण इलाकों में कहीं पैदल रास्ते क्षतिग्रस्त हो गए हैं तो कई सड़क मार्ग बाधित हो गए हैं। इस बीच लोग आवागमन कर रहे हैं। पैदल पुल बहने से लोग कच्चे पुलों का सहारा ले रहे हैं। अभी भी मौसम विभाग ने पहाड़ों में भारी से भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। चमोली में 50 से ज्यादा सड़कें हर दिन बाधित हो रही हैं। हालांकि रास्ते को खोला जा रहा है, लेकिन रात को बारिश हो रही है, जिसके चलते मुश्किलें पैदा हो रही हैं रेस्क्यू में। चमोली जनपद में लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से जो नाले हैं वो उफान पर बह रहे हैं और जिससे कभी कभी सफर जो है वो खतरनाक भी हो रहा है। आप देखिए, ये जो नाला आप देख रहे हैं बरसात के बाद किस तरीके से उफान पर आया हुआ है, लगातार इसका जल स्तर बढ़ रहा है। सलूर गांव को जोड़ने वाला ये नाला है। हालांकि नाले की तस्वीर काफी सुंदर है, लेकिन यहाँ से जब लोग गुजरते हैं तो कभी कभी ये पुल के ऊपर ये पूरा नाला आ जाता है। ये कच्चा पुल यहाँ पे बनाया गया है। हर दिन यहाँ से लोग गुजरते हैं और आवागमन करते हैं। स्कूल जाने वाले जो अध्यापक हैं वो भी यहाँ से गुजरते हैं, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि जो सलूर मोटर मार्ग को जोड़ने वाला पुल है उसका ट्रीटमेंट काम चल रहा है, इसलिए इस रास्ते को यहाँ से डाइवर्ट किया गया है। लोग यहाँ से गुजर रहे हैं। पहाड़ों में बारिश हो रही है और बारिश के बाद ऐसी तस्वीरें भी सामने आती हैं जब लोग जान जोखिम में डालकर नदी नालों को भी पार करते हैं। नितिन सेमवाल, न्यूज़ 18 चमोली। और कुत्ता पालना अब राजधानी में आसान नहीं होगा। नई नियमावली के तहत पड़ोसियों से डॉग लवर को डॉग्स पालने के लिए अब परमिशन लेना जरूरी होगा, नहीं तो आपके कुत्तों का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा और निगम की ओर से डॉग्स लवर पर जुर्माना लगाया जाएगा। कुत्ता पालने के लिए अब राजधानी में नए नियम फॉलो करने होंगे। डॉग्स पालने के लिए पड़ोसियों की परमिशन लेना जरूरी होने के साथ ही कई दूसरे नियमों का भी ध्यान रखना होगा। ऐसे में कुत्ता पालने में अगर पड़ोसियों ने आपत्ति जताई तो आपका डॉग लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। एनओसी ठीक है, पर इसमें भी एक वोटिंग सिस्टम होना चाहिए। अगर नगर निगम करता भी है तो एक वोट सिस्टम होना चाहिए कि यार अगर इतने लोगों ने हाँ बोल दिया तो आप उस चीज को पाल सकते हो। बाकी तो देखो चीजें हमने करनी है, हमने इन सब का कुछ करना है। तो ये है कि आई थिंक ये चीज नहीं ठीक है। जब हमने ही इनका पालन पोषण करना है तो अपने से हम सब कुछ करना चाहेंगे। नहीं, परेशानी कुछ नहीं भाई, ये है कि जो पाल रहा है बस उसका ये ध्यान है कि दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। जैसे कई बार कुत्ता कहीं पोटी ना कर दे गेट के आगे, या कई बार काट ना दे, सुबह घूमे कोई जानवर कुछ पता नहीं। तो आजकल मैंने देखा कुछ लोग मुंह पे वो मास्क लगा देते हैं डॉग के या उसके, तो सेफ्टी के लिए ठीक है। बाकी जिसको जो शौक है वो तो करेगा ही, अपना पालेगा ही, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये है कि नुकसान ना पहुंचाए किसी को। शहर में 4000 पालतू कुत्ते होने के बाद भी नगर निगम में सिर्फ 37 के ही पंजीकरण है। वहीं मेयर देहरादून का कहना है कि नए नियम लागू होने के बाद सभी डॉग्स लवर को इसका पालन करना होगा, नहीं तो डॉग लवर्स पर कार्रवाई होगी। ये डॉग जो प्रेमी हैं, जो डॉग को पालने वाले लोग हैं, जो ज्यादा संख्या में अपने निवास पर रखते हैं, उनके लिए भी कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि पड़ोसी से एनओसी लें, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत वहाँ है जहाँ 10-10, 20-20 कुत्ते हैं। वहाँ पूरे मोहल्ले का जो है, वहाँ मोहल्ले के लोग जो है परेशान है। मेरे पास जहाँ इस तरह के लोग हैं वो आते हैं। राजधानी में डॉग्स लवर को अब डॉग्स पालने के लिए पड़ोसियों से एनओसी लेनी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं करते तो उनका भारी भरकम चालान हो सकता है। देहरादून नगर निगम ने यह साफ कर दिया है कि अब पड़ोसियों से एनओसी लेकर के ही डॉग्स का रजिस्ट्रेशन नगर निगम में किया जाएगा। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ विशाल गर्ग, न्यूज़ 18 देहरादून। और चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर से बाघों की संख्या बढ़ गई है। कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या में इजाफा देखा गया है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 260 तक जा पहुंची है, जबकि प्रदेश में ये संख्या 560 पर है। 2018 में टाइगर सेंसस में कॉर्बेट में 231 बाघ पाए गए थे, जबकि प्रदेश का ये आंकड़ा 442 था। विभाग को यहाँ अब इनकी सुरक्षा की चिंता है। वहीं बढ़ते बाघ और मानव बाघ संघर्ष भी बढ़ा सकते हैं। उत्तराखंड के लिए आज का दिन संरक्षण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये हम सब के लिए बहुत एक गर्व की बात है कि 2018 में जहां प्रदेश में बाघों की संख्या 442 अंकित की गई थी, इस बार की गणना में यह संख्या 442 से बढ़कर 560 हो गई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लैंड फ्रॉड के मामलों में यहां पर सख्त एक्शन दिखाने के बाद अब जमीन खरीद फरोख्त के विवादित मामलों की जांच तेजी से हो रही है, जिसमें सरकारी जमीन ही बेच देने के भी मामले सामने आ रहे हैं। देखिए, पिछले कुछ सालों में देहरादून में जिस तेजी के साथ जमीनों के दाम बढ़े, उतनी ही तेजी के साथ लैंड फ्रॉड के केस भी सामने आए। देहरादून के लाटपुर में तो चाय बागान की 4.5 एकड़ जमीन तक बेच दी गई। वहीं लैंड फ्रॉड के केस में फर्जी रजिस्ट्री से लेकर उत्तर प्रदेश और असम जैसे राज्यों से लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं। पूरे मामलों में अब SIT जांच चल रही है। पिछले 2 साल से लैंड फ्रॉड के केस डील कर रहे एडवोकेट बताते हैं कि इसमें चेन बहुत गहरी है। जैसे जैसे गिरफ्तारी होगी, चेन खुलती जाएगी। ये चाय बागान की जमीन की पहले चाय बागान की शुरुआत हुई थी, फिर उसके बाद और इसमें जो एक भूमिका जो आ रही है संतोष अग्रवाल और इंद्राणी अग्रवाल, वो नाम मैं पहले से देते हुए आ रहा हूँ। उसके बाद जब और रिकॉर्ड निकाला तो चाय बागान पहले 350 बीघा का हमने यहाँ करा। उसके बाद जब रिकॉर्ड निकाला चाय बागान का विकास नगर, वहां सारी बिक गई। फिर सीलिंग का रिकॉर्ड, मतलब आप ये समझ लिए 20,000 कम से कम बीघा जमीन है जो जिसमें से अभी तक पूरी बंदरबार शासन प्रशासन से लेके सब लोगों इन्वॉल्व हैं। अधिकारी कहते हैं कि अचानक से जमीन गड़बड़ी के मामले सामने नहीं आए, लंबे समय से ये चल रहा था और अब SIT जांच कर रही है तो उम्मीद कड़ियां खुलेंगी। स्टाम्प वाला रजिस्ट्रार जो हमारे ऑफिस में किसी का निलंबन भी हुआ है, ये एक प्रक्रिया है, क्योंकि प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। अब जो भी दोषी पाए जाएंगे, जो भी आगे कार्रवाई होनी है, वो जो मेन IG ऑफिस है और जो SIT है उसके निर्देशानुसार होगी। दस्तावेजों में गड़बड़ी और सरकारी जमीनों के फर्जी पेपर तैयार करवा कर उनको बेचना, साफ है चेन बहुत लंबी है और इसकी पूरी पड़ताल बेहद जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। बाबा केदारनाथ धाम में 1 अगस्त से 5 अगस्त तक रामकथा का आयोजन किया जाएगा और इसके लिए बाबा के धाम में तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। इस कथा का आयोजन बाबा बर्फानी श्री श्री ललित रामदास जी महाराज के आश्रम में किया जाएगा। इसके लिए बाबा बर्फानी ने देश विदेश से बाबा के धाम पहुंचने के लिए सभी श्रद्धालुओं से निवेदन किया है। आपको बता दें, श्रावण मास के इस शुभ महीने में हर साल केदारनाथ धाम में बर्फानी आश्रम में राम कथा का आयोजन होता है, जो इस साल भी बड़ी ही धूमधाम के साथ करवाया जाएगा। के द्वारा हिमालय प्रदेश में श्री राम कथा और महादेव, जिनके हृदय में श्री राम नाम ही विराजमान है, तो श्री राम कथा का आयोजन गौटिका के साथ हो रहा है। तो सभी को आमंत्रण है, देश प्रदेश जनपद ग्राम क्षेत्र सभी वासियों को जय श्री राम। केंद्रीय पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ताजा रिपोर्ट उत्तराखंड के लिए अच्छी खबर लेकर आई है। उत्तराखंड देश में ऐसा दूसरा राज्य है जहां देश में हरियाणा के बाद सबसे ज्यादा कचरा कलेक्ट किया गया और इसे प्रोसेस किया गया। उत्तराखंड जल्द ही अपनी वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी लाने वाला है। वेस्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कचरा, जिसे इस्तेमाल करने के बाद हम फेंक देते हैं। आबादी बढ़ने के साथ साथ कचरा भी बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड में साल भर में करीब 51,500 टन कचरा जमा होता है। केंद्रीय पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट बताती है कि साल 2022 में हरियाणा के बाद सबसे ज्यादा वेस्ट का कलेक्शन और प्रोसेसिंग करने में उत्तराखंड कामयाब रहा है। हालांकि उत्तराखंड में अभी वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए कोई सरकारी प्रोसेस नहीं है। राज्य सरकार इन दिनों अपनी वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी बनाने में जुटी हुई है। हम समय समय पर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और ITDA और राज्य सरकार के अन्य अंग भी इसको अवेयरनेस जनरेशन कराते रहते हैं और जो बातें आपने कही है उन सब चीजों को समाहित करते हुए राज्य सरकार द्वारा जल्दी ही वेस्ट पॉलिसी लागू करने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड में वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 9 रिसाइकलिंग प्लांट काम कर रहे हैं। इनमें भगवानपुर में लगा अटेरो रिसाइकलिंग प्लांट सबसे बड़ा प्लांट है, जिसकी रिसाइकलिंग कैपेसिटी 1.5 लाख टन सालाना है, लेकिन उसे अभी पर्याप्त मात्रा में वेस्ट नहीं मिल पाता है। वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट पर सरकार रिबेट भी दे रही है। प्लांट के पहले 5 साल इनकम टैक्स पर पूरी तरह छूट रहेगी, तो अगले 5 साल 30% की छूट मिलेगी। अगर आप अपने खराब हो चुके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कचरे में फेंक देते हैं तो ये वहाँ की मिट्टी, पानी, हवा सब कुछ प्रदूषित करने की क्षमता रखते हैं। न केवल सॉइल, वाटर, अगर उसको जलाएंगे तो एयर, सबके लिए नुकसानदायक है। अगर कहीं ऐसे ही रखा होगा, किसी को उससे चोट लग गई, वो कैंसरस हो सकता है।
तो ये बहुत ही मतलब जितने भी वेस्ट हैं अभी तक उनमें सबसे खतरनाक वेस्ट जो है ई वेस्ट है। ऐसा नहीं है कि आपने इसको कहीं पे रख दिया, किसी को कहीं जगह दबा के रख दिया। तो फिजिक्स का रूल है कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी, बहुत सारी पावर अगर एक जगह पे रखी होती है, इट्स अ बम, तो आप उस तरह से इसको ट्रीट ही नहीं कर सकते। हालांकि अभी भी ई वेस्ट को लेकर जागरूकता की कमी बनी हुई है। न सरकारी तौर पर ई वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कोई अलग से सिस्टम खड़ा किया जा सका है, लेकिन ई कचरा भविष्य के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।